रहीम। आज मैं आप लोगों से सेल टैक्स के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन वो शेयर करूंगा कि हमने किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक ये न्यूमेरिकल लिखा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीन लाइट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कि हम जिसके सेल टैक्स लायबिलिटी मालूम करने जा रहे हैं, जिसका हमें डेटा दिया गया है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब ये एक विद होल्डिंग एजेंट भी है। विद होल्डिंग एजेंट मतलब जब हम एक नॉन रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसका जो टैक्स बनता है सेल टैक्स, वो हम कट करके अपने पास रखेंगे, जो अगले बंदे का वो अपने पास रख लेंगे और बाकी उसकी पेमेंट उसे कर देंगे, और जो टैक्स उसका कट करेंगे वो हम उसे गवर्नमेंट को खुद जमा करवाएंगे। टैक्स उसका होगा लेकिन जमा हम करवाएंगे। अच्छा, अब इसमें न्यूमेरिकल में जो चीज़ दी गई है वो है जी सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड बंदे को हमने 55 लाख की सेल की है, नॉन रजिस्टर्ड बंदे को 10 लाख की सेल की है, रिटेलर को हमने 5 लाख की सेल की है। क्रेडिट नोट मतलब हमने जो चीज़ सेल की हुई थी वो हमें रिटर्न हुई है। क्रेडिट नोट का मतलब सेल रिटर्न है, तो हमें रिटर्न हो गई है, तो ये हम माइनस करेंगे। परचेज़ फ्रॉम रजिस्टर्ड बंदर पर्सन जो आगे, तो हमने वहाँ से परचेजेस कर ली है। परचेज़ फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड बंदर, ये जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, ये हमने जो रजिस्टर्ड नहीं है उनसे चीज़ें परचेज़ की हैं। और एंड पे हमें दिया क्या गया है, डिटरमिन अमाउंट ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स की लायबिलिटी मालूम कर लें, मतलब सेल टैक्स पेएबल कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, इसके अंदर हमने करना क्या है कि इसकी हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। उसमें क्या लिखना है, ये जी ग्रीन लाइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है जी। उसके बाद हम लिखेंगे जिस कंपनी का हम बना रहे हैं उसका नेशनल टैक्स नंबर, वो कितना है जी, ये लिखेंगे। फिर STRN आता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपने तरतीब ऐसी लिखनी है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आगे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ। जो मंथ दिया गया होगा, सेल्स टैक्स हर महीने जमा करवाया जाता है, तो ये मंथली बेस पे होता है। तो ये जो भी आपको मंथ दिया जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि ये हम क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ बताना है कि हमने सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये हेडिंग आपने हर न्यूमेरिकल में ऐसे ही करना है। हर न्यूमेरिकल में आपने ऐसे ही हेडिंग लिखनी है। सबसे पहले जो बंदा, जो आपको जिस बंदे का डेटा दिया गया है या कंपनी का डेटा दिया गया है वो यहाँ लिखेंगे। फिर नेशनल टैक्स नंबर जो उसका NTN होगा वो लिखेंगे। फिर सेल्स टैक्स, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं तो इनका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा आपको, तो वो दिया जाएगा आपको फॉर द मंथ ऑफ। अच्छा, इनके सामने आपने कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये दिए नहीं गए होंगे आपको। ये रजिस्ट्रेशन नंबर NTN वगैरह ये नॉर्मली ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा पेपर में, लिहाजा ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। फॉर द मंथ ऑफ जो महीना है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। तो आप लोगों से ये है कि आप लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर में आपको ये मंथ लिखना होगा और ये चेंज करना, बाकी एज इट इज़ सारे न्यूमेरिकल में डेफिनेशन ऐसे जो हेडिंग है वो आपने ऐसे लिखनी है। अब अगर हम ये अपने न्यूमेरिकल इस तरफ आते हैं तो इसमें अगर हम गौर करें तो हमें सिर्फ एक ही किस्म की सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज दी गई हैं। अब चूँकि हमें मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर
कि सप्लाईज 3 तरह की होती हैं, ज़ीरो रेटेड, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अब उनमें से अगर एक ही टाइप की दी जाएगी तो फिर कैसे सॉल्व करना है उसका मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, और अगर हमें डिफरेंट टाइप की दी गई है तो फिर कैसे करना है उसका भी मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था। लिहाजा अब चूँकि एक ही टाइप की सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई दी गई है तो हम डायरेक्ट सेल टैक्स जो होगा ना, आउटपुट टैक्स, वो कैलकुलेट करेंगे। पहला जो हमारी हेडिंग होगी वो हमारी आउटपुट टैक्स होगी। आउटपुट टैक्स ये कैलकुलेट करना, ये सिंपल सी बात है जी। हमारी ये 17% रेट के मुताबिक हमने इसे करना है। अब सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे लिखेंगे, कितना जी 55 लाख, इसका 17% हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो इसकी अमाउंट आती है वो आएगी 9,35,000। 9,35,000 ये हमारे पास अमाउंट आ रही है इसकी। फिर जी नेक्स्ट है जी सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। इसके अमाउंट 10 लाख है, रेट हमारा भाई 17%, 17% करेंगे तो 1,70,000 इसका आ जाएगा। फिर सप्लाईज टू टेलर्स, रिटेलर को हमने 5 लाख की चीज़ सेल की है, इसका भी 17%, तो 85,000 जो है ना, ये हमारे पास इसके ऊपर आउटपुट टैक्स बन जाता है। तो 3 तरह की ही हमें 3 ट्रांजैक्शन दी गई हैं, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, रिटेलर। इसके पास क्रेडिट नोट है। अब देखिए कि क्रेडिट नोट होता है सेल रिटर्न। अब सेल के ऊपर मतलब सप्लाईज के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब जो चीज़ रिटर्न होगी, वापस होगी हमें, तो उसके ऊपर तो अब सेल टैक्स पे नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो सेल में कमी आ गई। इस तरह से जो क्रेडिट नोट से रिटर्न है इसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स था वो अब माइनस कर देंगे, वो अब कम कर देंगे। तो इसे टोटल करें हम लोग, कितना है जी हमारे पास बनता है 11,90,000 टोटल आउटपुट टैक्स बन रहा है। इसमें से अब लेस करेंगे क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट। क्रेडिट नोट की अमाउंट चेक करें जी, हमारे पास 2 लाख है, इसका 17%, आई थिंक 34,000 बन रहा है। तो आपके पास टोटल जो आउटपुट टैक्स बनेगा 11 लाख और आई थिंक 56,000, 11 लाख और 56,000 हमारे पास आउटपुट टैक्स बन रहा है हमारा। जो अभी तक ये 3 के ऊपर 17% ये टोटल हो गया, इसमें से 34 जो है जो चीज़ें रिटर्न हो गई हैं वो माइनस कर दिया, और हमारे पास 11,56,000 रुपया ये एक्चुअल आउटपुट टैक्स है जो हमारा टोटल सेल के ऊपर टैक्स बनता है। अब इसमें से हम अपने माइनस करेंगे जो इनपुट टैक्स में हमने टैक्स पे कर चुके हैं, तो वो अगर
इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। सो हम कहेंगे जी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स। इसमें कौन सा जी, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज की गई है, तो वो हमारे पास जो अमाउंट है वो है जी 7 लाख। 7 लाख की हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की थी। 7 लाख इसका 17% वो हम लिखेंगे और वो हमारा बनता है 1,19,000। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी है जी, वो हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई है वो हमें 3 लाख दी गई है, 3 लाख। लेकिन चूंकि ये रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इस पे एडजस्टमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती कि नॉन रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी हुई चीज़ का इनपुट टैक्स आप माइनस कर सकें, तो इसकी इजाज़त गवर्नमेंट नहीं देती। जैसे हम लिख देते हैं नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। तो टोटल इनपुट टैक्स जो आपका बनता है, इससे हमारे पास ये 0 तो ये 1,19,000 आ गया। 1,19,000 ही हमारा इनपुट टैक्स है। अब चूंकि ये जो बंदा है, इस बंदे के साथ एक और चीज़ हमें जो गवर्नमेंट कहती है वो जी 90% का 8B1 सेल टैक्स के जो टैक्स का 8B1 रूल है, उसके मुताबिक ये देखना है कि हमारा इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं क्या ऐसा ही है। तो हम इस आउटपुट टैक्स देखें 11,56,000 जो है, इसका 90% लेकर देखते हैं वो हमारे पास कितना बनता है। 90% जो है इसका, तो बेटा 10,40,400 बनता है। मतलब इस आउटपुट टैक्स का 90% 10,40,000 बनता है। तो हमारा रूल कहता है कि ये जो इनपुट टैक्स जो हम माइनस करने जा रहे हैं, ये इस 90% से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम गौर करें तो हमारा तो इनपुट टैक्स सिर्फ 1,19,000 है, जबकि 90% अगर हम आउटपुट का 90% देखें वो तो 10,40,400 बनता है। इसका मतलब कि हमारा ये इनपुट टैक्स लिमिट के अंदर ही है। तो हम लिखेंगे इनपुट टैक्स is well within the limit so allowed, यानी कि अब ये माइनस करना हमें अलाउ है। तो बेटा अब हम ये अपना इनपुट टैक्स यहाँ लिख देंगे 1,19,000, ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनती है वो 10,37,000। यहाँ तक हमारी जो अमाउंट बन जाती है वो है
37,000 हमारी यहाँ तक टैक्स की अमाउंट बनती है। अब दो चीज़ें रह गई हैं। एक, हमने नॉन रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ सेल की हुई है, तो बेटा जब नॉन रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ सेल करते हैं तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। 17% तो यहाँ और 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, वो यहाँ नहीं लगाते, वो एंड पे जाके ऐड करते हैं। दूसरा, हमारे पास एक एडजस्टमेंट आती है और वो ये है परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये इस केस की वजह से, क्योंकि कंपनी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये एक कंपनी है जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जब हम नॉन रजिस्टर्ड बंदे को से चीज़ परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप कंपनी है तो फिर आप उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसका 5% टैक्स जो है जिससे हम चीज़ परचेज़ की है उसकी सेल का 5% टैक्स नहीं, सेल्स का 5% आप कट करके अपने पास रखेंगे और वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो इस तरह से दो एडजस्टमेंट हमारी बनती हैं इस यहाँ तक, इसके बाद। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद हम ये लेकर मैं इस जगह पर सॉल्व करने लगा हूँ कि add further tax in case of supplies to non-registered person। तो देखिए हमारा जो अमाउंट पहले थी वो 1,37,000 रुपया थी। ये अमाउंट मैंने अब वहाँ लिख दी है 1,37,000। अब चूंकि सप्लाईज हमने की है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, वो कितने की थी 10 लाख की, तो 10 लाख का बेटा हम %3 एडिशनल टैक्स हम करते हैं, फर्दर टैक्स से कहते हैं हम लोग। तो वो हमारा बनता है जी 30,000, 30,000 ये भी ऐड करना हमने, और बाकी जो है ये वाला इसकी सेल्स का 5% विद होल्डिंग टैक्स। WHT का मतलब है विद होल्डिंग टैक्स। इसको हम लिखेंगे इसके अंदर यदि 5% है in case of purchases from non-registered person। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ परचेज करते हैं और हम विद होल्डिंग एजेंट भी हैं, ये मैंने आपको बताया कंपनी सारी जो होती हैं वो विद होल्डिंग एजेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं। तो चूंकि ये कंपनी है तो हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड बंदे से हमने चीज़ परचेज़ की, तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि हम इसकी जो सेल्स है जितनी उसका 5% यहाँ लिखेंगे। तो 5% किसका, देखिए सेल हमारी टोटल कितनी है 3 लाख। तो जब हम चीज़ परचेज करते हैं, आप में हम सब जानते हैं जब हम चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स शामिल होता है, टैक्स की अमाउंट शामिल होती है। तो इसका मतलब ये जो 3 लाख है इसमें आप देखिए कि सेल की अमाउंट 100% है
और उनकी जो एक्चुअल अमाउंट थी उसकी, और 17% उसका टैक्स शामिल था। तो टोटल ये अमाउंट कितनी है जो हमें दी गई है, जो 3 लाख नॉन रजिस्टर्ड बंदे से जो हमने चीज़ परचेज़ की है उसमें टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब ये से टोटल मिलाकर इसमें 100% सेल की अमाउंट है प्लस 17% टैक्स शामिल है, ये अमाउंट 117% है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेल एक्चुअल अमाउंट निकाल लेंगे विदाउट टैक्स। तो विदाउट टैक्स निकालें तो वो 17% बनती है, इसका मतलब 17 यानी कि 100% बनती है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 117, 100 डिवाइडेड बाय 117 मतलब 117 में से हमने 100% निकाल लेंगे तो वो हमारी एक्चुअल सेल की अमाउंट बनेगी। उसका 5% हमने विद होल्डिंग टैक्स काटा होगा, वो हमने ऐड करना है यहाँ पर। तो वो अगर देखिए तो वो अमाउंट कितनी बन रही है जी हमारी 12,821। ये अमाउंट 12,821 बन रही है। तब हमारे पास 10,37,000 ये वाला जो टैक्स बन आउटपुट टैक्स था प्लस 3% जो एडिशनल टैक्स लगा नॉन रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ सेल करने पर, प्लस हमने क्या किया कि विद होल्डिंग टैक्स जो किस काटा हुआ था वो हमने ऐड कर लिया। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 10,80,821 79, 10,79,821। तो ये वो अमाउंट है जो हमने हमारा रिक्वायर्ड थी हमें, यानी कि ये हमने पे करना है। तो इसे हम नाम देंगे सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया कि हमने मालूम के लिए 10,79,821 ये वो अमाउंट है जो अब हमने गवर्नमेंट को पे करनी है। तो आज ये हमने अपना पहला न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स का सीखा है कि हमने इसे सोल्व कैसे करना है। और इसमें हमने ये देखा था कि हमें सिर्फ एक किस्म की वो दी गई थी टाइप सप्लाई की, एक टाइप दी थी जो रजिस्टर्ड सप्लाई थी, बस नॉन रजिस्टर्ड वाली नहीं दी गई हुई थी। अब हम इसे यानी कि नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जिसमें नॉन रजिस्टर्ड इनके सप्लाईज़ की ज़्यादा किस्में दी गई हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।